किए हैं आज की क्लास में। इस क्लास में मेनली टॉपिक था अप्रिशिएटिंग अवर वैदिक साइंसेस। हमारा जो वैदिक साइंस है उसके प्रति हम कैसे थोड़ा अपने लिए प्रेम बढ़ा सकते हैं। अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कम से कम उसको ठीक है समझ पाएँ ना समझ पाएँ, लेकिन कम से कम इतना हो जाए कि कम से कम उसके प्रति हमें ना एक सहानुभूति हो जाए। सहानुभूति बहुत छोटा शब्द है, बट अप्रिसिएशन मतलब उसको आप कम से कम पसंद करें। ऐसे आप देखेंगे कभी भी किसी वैदिक कल्चर में जब आते हैं हम, वैदिक कल्चर में तो क्या होता है, वैदिक कल्चर में आपको हर चीज़ ऐसी कुछ मिलेगी ना जो कि आपको एक मैसेज देती है, एक मैसेज देती है खास करके, जिसमें कि आपको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करने के लिए कैसे कैसा वातावरण मिले जिसमें आप भक्ति को अच्छे से कर सको। पहले के समय जितने भी हमारी चीज़ें होती थी, राजा महल बनवाते थे, वैद्य होते थे, उसके अलावा समाज में जितनी चीज़ें होती थी वो इस प्रकार से होती थी कि आप अच्छे से अच्छे तरीके से एक तो जीवन व्यतीत कर सकें, हेल्दी लाइफ, वन थिंग, और सेकंड थिंग कि उस हेल्दी लाइफ में रहते रहते यू कैन कल्टिवेट स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ को कल्टिवेट कर सकें। ये इसका बहुत बड़ा गोल होता था पहले के समय। जैसे कि आज मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, बस ये पावर पॉइंट चालू हो जाएगा तो उसमें खास करके बताते हैं कि अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल जैसे कि हम सब कल आमेर फोर्ट देखने गए थे और आमेर फोर्ट देख कर के आए, तो वहाँ पे आप सबने देखा होगा कि कैसे वो पूरा का पूरा किला बना हुआ है अपने आप में। सबसे पहले तो पहाड़ पे बनाया, ज़मीन पे नहीं बनाया, क्योंकि ज़मीन पे बनाते तो उसके कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो पहला पहाड़ था, ठीक है, ध्यान दिया सबने। और दूसरी चोटियों पर भी देखा होगा आपने, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए थे जो कि समझ में नहीं आ रहे थे क्या है वो होते क्या है वो। फिर आप देखो एक जैसे सरोवर, जैसे हम नीचे उतरे थे वहाँ बहुत बड़ा सरोवर था एक पानी का, है ना, सबने देखा था, पानी का सरोवर था। अब इसके पीछे देखो कोई भी चीज़ें बनती है ना, कोई भी डिज़ाइन करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर है, कोई भी डिज़ाइनिंग करेगा तो उसमें क्या होगा, डिज़ाइनिंग के पीछे आपके हमेशा पर्पस होता है, बिना पर्पस के डिज़ाइन नहीं होता है। अगर मेरे को ये डिज़ाइन करना है प्रोजेक्टर लेट सपोज, तो मेरा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसको प्रोजेक्शन पे लाना है, मुझे दिखाना है कोई चीज़, या मैं फ़ोन है उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, या कोई भी चीज़ है मैं कुछ करता हूँ जीवन में ना, उसका पहले पर्पस होगा, याद रखिएगा, और उसके बाद डिज़ाइन होगा। इसीलिए अगर आप किसी वैज्ञानिक से बात करें बाहर की दुनिया में ना, उससे पूछें आप कि इस दुनिया के ओरिजिन, इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से होती है, इसका कोई जवाब नहीं। एक ऐसा 2-3 क्वेश्चन हैं आप सबको पता होने चाहिए कि आप जो सो कॉल्ड मेटेरियल साइंस है बाहर की ना, उसको क्लीन बोल्ड कर सकते हो आप एक झटके में। और क्लीन बोल्ड कैसे कर सकते हो आप, एक क्वेश्चन पहले पूछो, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ल्ड। ओरिजिन के ऊपर कोई आंसर नहीं, पहला। दूसरा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड, पर्पस नहीं पता किसी को। दुनिया बनी तो है, लेकिन इस दुनिया के बनने के पीछे क्या कारण है, व्हाट्स द रीज़न वाई दिस यूनिवर्स इज मेड, बताओ। आज हम एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस, हाँ थैंक यू, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले जैसे हरे कृष्णा, ये ठीक। तो क्या था, पर्पस मैं बता रहा था आपको, पर्पस। द पर्पस इज नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज़ का पर्पस, ये ध्यान सुनिएगा, पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पर्पस डिफाइंस द डिज़ाइन, पर्पस डिफाइंस द डिज़ाइन। तो बिना पर्पस के कभी कोई चीज़ नहीं बनाई जाती, इसको ध्यान से समझिएगा। एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद एटलीस्ट मैंने पर्सनली ये रियलाइज़ किया, रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में इन चीज़ों का आंसर अगर कहीं है तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही है या वेदों में ही है, इसका आंसर कहीं नहीं है दुनिया में। विज्ञान क्या कहता है ना, कुछ ही चीज़ें कहता है जो वो मैनिफेस्ट कर सकता है, दिखा सकता है। विज्ञान उस समय काम करना बंद कर देता है जिस समय कोई चीज़ दिखाई जा सकती है। आप उधर से जाओ, प्रिंस यू कैन गो इन दैट क्लास। आपको ग्रुप का है? नहीं गलत दिखा गया होगा, एक मिनट, बाकी ठीक। ओके, सो दैट इज़ देयर कि वी हैव टू नो वेयर आई वाज।
पर्पस में क्या करेंगे? डिज़ाइन और साइंस। आई वाज टेलिंग यू कि हाँ, आई वाज टेलिंग यू, यू फाइंड दिस रीजंस बिहाइंड द पर्पस स्पेसिफिकली इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स। वेदों में आप मिलता है इनके पीछे क्या पर्पस, हर एक चीज़ के पीछे पर्पस। तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, फोर्ट से शुरू किया था, और फोर्ट के एग्जाम्पल से जब शुरू किया था तो आपको बताया किला। अब बहुत सारी चीज़ें देखो, बहुत कॉमन लॉजिक से भी आप निकाल लोगे इसको। कॉमन, सबसे पहले किले की कई बाउंड्रीज छोटी नहीं होती हैं, ऊंची ऊंची बाउंड्रीज होंगी और एकदम स्ट्रेट समतल, उसमें चलना मुश्किल, कोई अगर अटैक करे तो। दूसरा, पानी का इतना बड़ा सरोवर, तो जब भी कभी हाथी घोड़े और ऐसे कोई बैठ के लोग आएंगे सेना पे ना, तो कभी उस सरोवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हो? हाथी कभी बोट पे नहीं क्रॉस कर सकते, चल के नहीं जा पाएंगे, घोड़े नहीं जा पाएंगे आपके, आधी सेना तो वहीं आपके रुक जाएगी। उसके बाद ऊपर चढ़ाई करके लड़ाई करना। 1997 की कारगिल वॉर में आप जाओ तो कितना मुश्किल था इंडिया के लिए अपने पोस्ट को जीतना, नहीं? टाइगर हिल्स और क्या क्या बड़े बड़े हिल्स के नाम थे इसको, कि ऊपर से वो लोग गोलियां मार रहे हैं, नीचे से आपको गोलियां मारते हुए ऊपर चढ़ना है। सच ए डिफिकल्ट थिंग। तो देयर इज़ अ पर्पस, है ना? देयर इज़ अ डिज़ाइन एंड देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड द डिज़ाइन। सिमिलरली हमारे अगर वैदिक स्क्रिप्चर्स को आप पढ़ो तो उसमें कई ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिनका कि बड़ा गहरा अर्थ होता है, बहुत गहरा अर्थ होता है। तो आज आपको जो जंतर मंतर ले जा रहे हैं ना, उसका पर्पस है। ऐसा नहीं कि भाई घूमने के लिए ले जा रहे हैं। एकादशी का एक एक दिन एक एक मिनट कीमती है। एकादशी के दिन अगर हम कहीं आपको लेके जा रहे हैं, मतलब एक एक टाइम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यू वांट्स टू शो यू कि हाउ एडवांस अवर स्पिरिचुअल साइंस वॉज, कितनी एडवांस थी हमारी। इतने बड़े बड़े गैजेट्स और ये सब बनाने की मेजरमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पहले के समय क्या था, बड़े बड़े ना टेलीस्कोप्स होते हैं, हबल्स टेलीस्कोप, इतना बड़ा टेलीस्कोप होता है वो कि स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करने का काम आता है। बहुत ही मुश्किल चीज़ है कर पाना। और इतने बड़े बड़े हम एस्ट्रोनॉमिकल जितने प्लैनेट्स होते हैं उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं। और फिर एस्ट्रोनॉमी का ही जो सब पार्ट है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, इसमें कि उन चीज़ों का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। बोलो कि हमारी लाइफ में इम्पैक्ट है। ज्योतिष बहुत सुना तो है हमने कि ज्योतिष शास्त्र है, ये है वो है। पंडित जी ने काफ़ी डराया था हमें और बताया था कि भाई तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही है, काल सर्प योग है, मांगलिक है, ये है। सुन के ही हाथ पैर कांपते हैं, पता नहीं क्या है। जब कोई चीज़ पता नहीं होती ना तो बड़ा डर लगता है उससे। एक बार पता चल जाएगी, डर खत्म हो जाता है अंदर से। तो ये सब टर्म्स सुन के बड़े खतरनाक से लगते हैं, लेकिन है नहीं कुछ इसमें। हाँ, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे समझोगे ना, देयर इज़ नॉट सो ग्रेट। हाँ, कुछ है, ध्यान रखना है, समझना है, बट एवरी थिंग इज़ नॉट एज पावरफुल एज कृष्णा इज। इतना ध्यान रखिएगा वो लाइफ में। कृष्णा हमारी हर चीज़ को ये झुटकियों से बदल सकते हैं अगर वो बदलना चाहें तो। दैट्स द पॉइंट। तो एक बहुत ही अच्छा पर्पट है ये। अभी जस्ट तो यार दिख रहा है सबको? निखिल वो दिख रहा है? तो आप पढ़िए इनको कॉल। हाँ, इसको थोड़ा पढ़िएगा। The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual. But such knowledge aims at perfection of self-realization. In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas. In the matters In other words, the Vedas are the guides for the civilized man in every respect. Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas. In the matters of both material needs and spiritual elevation, the specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the Vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. So the intelligent men, generally known as the Brahmanas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. Even the Department of Military Education, Dharma Ved, was also taken up by such intelligent men, and the Vipras were also teachers of the section of knowledge as were Dronacharya, Kripacharya, etc.
The word Vipra mentioned herein is significant. There is a little difference between the Vipras and the Brahmanas. The Vipras are those who are expert in karmakant or fruiting activities, guiding the society toward fulfilling the material necessities of life, whereas the Brahmanas are expert in spiritual knowledge of transcendence. This department of knowledge is called Gyan Kanda, and above this there is the Upanishad Kand, उपासना का Upasana Kand. The culmination of the Upasana Kand is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the Brahmanas achieve perfection, elevated Brahmanas are perfection धीरे Vaishnavas in this. perfection they are called Vaishnavas. Now you read विष्णु वर्शिप यहाँ शुरू करना है. अच्छा देख नहीं रहे ओके यहाँ से बोलो. Vishnu worship is the highest of the modes of worship. Elevated Brahmanas are Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord. And the Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnava. And as explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and the superiority subject matter above the three kandas, namely Karma Kand and Upasana. Amongst the Karma Kanda expert, the expert Jatak Vipras were good astrologers who could tell all the future activities of a newborn child simply by the astral calculation of the birth time Lagna. Such expert Jatak Vipras were present during the birth of Maharaj Parikshit, and his grandfather Maharaj Yudhishthir awarded the Vipras simultaneously with gold, land, villages, grains, and other valuable necessities of life, which also include cows. There is a need of such Vipras in the social structure, and it is a duty of the state to maintain them comfortably as designed in the Vedic procedure. Such expert Vipras, being well paid in kind by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. अच्छा थैंक यू. ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बताएं. नहीं एक एक बातें जो इसमें बताई हैं परपट में बड़ी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे जो वेदा हैं, वेद होते हैं, वेद शब्द सुना है ना. वेद शब्द ये नहीं होता कि कोई पंडित जी पोथा लेके बैठे हुए हैं और वो वेद कहलाता है. वेद का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का जो नॉलेज है. नॉलेज को संस्कृत में वेद ही बोला जाता था. और वेद वो चीज़ होती थी कि वो भौतिक चीज़ों पे भी डील करना जानती थी, मैटर पे. मैटर मीन्स जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब चीज़ें. और वो ये भी जानती थी कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है. ठीक है, दोनों चीज़ें. हमारी साइंस एक ही जगह जाके ख़त्म हो जाती है. वो ख़त्म कहाँ पे हो जाती है कि इस मैटर के बियॉन्ड कुछ नहीं है. डार्क मैटर है. एवरीथिंग इज़ डार्क, देयर हेड इज़ डार्क एंड दे आर डार्क ऑल टुगेदर, बिकॉज दे डोंट नो समथिंग इज़ बियॉन्ड दिस. उनको लगता है इसके बियॉन्ड कुछ है, क्योंकि दिखता नहीं ना. क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो साइंस है किस पर डिपेंड करती है? जो हमें दिखता है, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इसके द्वारा नहीं है. किसके द्वारा? ये खास करके वेदों में जो बताया गया. अब वेदों में क्या चीज़ें हैं, मोटे मोटे बताएं आपको. वेदों में ना कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आज भी साइंस इसको डिस्कवर कर रही है और बहुत इंटरेस्टिंग है एक एक करके. फॉर एग्जाम्पल, है ना, कौन है ये, कौन बताएगा फोटो देख के? हाँ, जगदीश चंद्र बोस. इनको 1905 में मिला था एक नोबेल प्राइज़. और मिला था क्या बताने के लिए? तो प्लांट्स हैव लाइफ. प्लांट्स हैव लाइफ, जीवन है. किसमें? पेड़ों में. नहीं तो 1905 से पहले लोग नहीं मानते थे पेड़ों में जीवन है. उनको लगता था क्या कि पेड़ निर्जीव वस्तु हैं, काटो पीटो जो करो कोई दिक्कत नहीं. बट उन्होंने प्रूफ किया इस चीज़ को. फिर हमारे वेदों में और क्या है? एम्ब्रियोलॉजी. आप सोचो, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में एक शुक्राणु छोटे से कण के रूप में होता है, और वहाँ से लेकर के वो 9 महीने तक कैसे धीरे धीरे बढ़ता है. एक एक स्टेज, एक एक महीने की क्या क्या स्टेजेस हैं, ये बहुत डिटेल में डिस्क्राइब की हुई हैं. दिस इज़ द साइंस. अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहो, 3rd कैंटो आप पढ़ो, 31st चैप्टर. उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस चीज़ को समझाया गया है ना. काऊ, गौ माता. अब गौ माता, गौ रक्षा हर कोई कर रहा है देश में, लेकिन गौ रक्षा क्यों करते हैं, किससे करते हैं? ठीक है, हमारी माँ है, उनको कभी जानवर तो बोल ही नहीं सकते आप. शी इज़ अवर मदर, बट शी इज़ मोर देन मदर.
एक्चुअली एक भक्त तो नहीं, एक बाहर के व्यक्ति हैं, उत्तम महेश्वरी उनका नाम है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उनका नाम है गाय डॉक्टर। गाय डॉक्टर क्या एक पुस्तक है कि आप क्या करिए, आपका जो बेस्ट डॉक्टर कोई हो सकता है वो गाय है। अब गाय के ऊपर सेमिनार तो नहीं दे रहा हूँ मैं, नहीं तो गाय की महिमा में तो घंटों घंटों बोला जा सकता है। लेकिन एक फैक्ट बताऊँगा कि अभी जितना कोरोना में जो लोग मरे और मरने के बाद जितने लोग रह गए, इससे इतना स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन था लोगों को, इतना डिप्रेशन था कि अमेरिका में एक चीज़ बोली जाती है काउ कडलिंग। लोग जाते थे वहाँ पे $50 दे करके गायों को गले लगाते थे। गाय को गले लगा रहे हैं, गाय के ऊपर सर रख के सो रहे हैं, घंटे घंटे गाय के सर बैठे हैं, उससे उनका डिप्रेशन कम होता है। इसीलिए देखो हमारे जो बच्चे घर घर में होते हैं, गाँव में होते हैं ना, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं होती है कि डिप्रेशन। कई गाँव के बच्चे होते हैं गायों के साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं ना, उनको कभी बताओ ये डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन ये क्या होता है, डिप्रेशन को समझने के लिए डिप्रेशन हो जाएगा उनको कि डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है इसका डिप्रेशन हो रहा है मुझे। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, नहीं जानते इस चीज़ को, कई लोग नहीं जानते क्या होता है। लेकिन मॉडर्न वे में क्या है, बचपन से ही आज की डेट में देखो 3-3, 4-4 साल बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, बट वो देख रहा है, कुछ दबा रहा है, देख रहा है, दबा रहा है, कुछ करते जा रहा है। एंड दे हैव अ गुड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छी खासी उनकी मानसिक समस्याएं हैं। कहने का मतलब है देयर आर मेनी थिंग्स टू से अबाउट काऊ, बट एक अपने आप में काऊ का एक एक चीज़, गाय का मूत्र, इवन आप देखोगे गौमूत्र जो होता है उसका मोटा मोटा करीब आप 2012 का पढ़ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से एक चीज़ आया था कि इवन सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, इट्स वन ऑफ द मेडिसिन्स फॉर क्योरिंग कैंसर। कैंसर को क्योर करने की मेडिसिन है, क्या है, काऊ यूरिन। हाँ, लेकिन लोगों को विश्वास थोड़ा कम होता है, उनको लगता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जब तक नहीं कराएंगे हम ठीक नहीं हो पाएंगे। बट हाँ, इतनी क्रिटिकल बीमारी होती है कि लोगों को रिस्क रखता है, बट दैट्स वन थिंग। इसके अलावा गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, जो पंचगव्य बहुत लाभकारी हम सबके लिए बताए गए हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें अपने लाइफ में ना वी हैव टू प्रैक्टिस भक्ति, बट स्टिल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम भक्ति कितने अच्छी तरीके से कर पाएंगे, उसके लिए हमें कितने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स चाहिए। और ख़ास करके मदर काऊ, उनकी सेवा बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है हमारे भक्ति के कहीं ना किसी अंग से। फिर आयुर्वेद, राइट, आयुर्वेद। अब आयुर्वेद के बारे में कम जानते होंगे आप लोग। आयुर्वेद क्या होता है, इसका मतलब ही होता है द साइंस ऑफ लाइफ। इफ यू ट्रांसलेट आयुर्वेद, इट मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। वेद मीन्स नॉलेज और आयु मीन्स लाइफ, उम्र आपकी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो इतना पक्का साइंस कि यहाँ से लोग पकड़ते हैं और पूरे शरीर में क्या चल रहा है बता सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि आपको हर अंग के लिए एक अलग इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है। आँख को देखने के लिए कुछ, हार्ट को देखने के लिए कुछ, लिवर को देखने के लिए कुछ, और कुछ लोग 10-10 साल लगाते हैं इसको करने में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता है वो शरीर में है क्या। कोई अब कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उसने 10 साल लगा के पहले 5-5.5 साल MBBS किया होगा, और 5.5 साल 6 साल MBBS करने के बाद 1-2 साल तैयारी किया, MS MD, और करते करते 8-9 साल में डॉक्टर बनता है, एक स्पेशलिस्ट, वो भी हार्ट का, वो भी पक्का नहीं। कितने साल तो प्रैक्टिस करेगा तब जाके उसका हाथ पक्का होता है, और फिर जाकर क्या करेगा वो आपका सही से इलाज कर पाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई अगर इन नॉलेज, इस साइंस को सही से जानता है ना, तो ही कैन डू अ लॉट, बहुत कुछ कर सकता है, प्रोवाइडेड ही नोज इट। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, योगा, कॉस्मोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी जो आज का हमारा विषय है, एस्ट्रोलॉजी, फिर मेटलर्जी, इंडियन मेटलर्जी। आज भी आप दिल्ली जाओगे ना, सबने आयरन पिलर देखा है क्या? दिल्ली में है आयरन पिलर, आज से 1000 साल पहले बनाया गया है रफली, आज तक रस्ट नहीं खाया। आज भी आप कितना भी आयरन बना लो वो रस्ट खा जाता है कुछ ना कुछ टाइम बाद। इवन उसको अच्छे कंपोजिशन के साथ गैल्वेनाइज कर लो, राइट। मेटलर्जी स्टूडेंट्स हैं कोई यहाँ पे? मेटलर्जी, हाँ मेटलर्जी तो है ना, गैल्वेनाइज भी कर लो उसको, तभी मेरे ख्याल से जंग तो खा ही जाता है, पेंट वेंट कर लो, कुछ भी कर लो। बट सच साइंस कि आपको सही अलॉय पता होना चाहिए, सही कंपोजिशन पता होना चाहिए। 100,000 साल से आपका आयरन पिलर बिना रस्ट खाए खड़ा है ना। वास्तु क्या होता है? द साइंस ऑफ स्पेस, साइंस ऑफ स्पेस। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम, वास्तु इज द साइंस ऑफ स्पेस। आप किसी स्पेस पे हमारे चेतना पे क्या प्रभाव पड़ता है बहुत मैटर करता है। आप कभी भी किसी पौराणिक मंदिरों में जाओगे ना, आपको एक बहुत असीम शांति की अनुभूति होगी। वो कोई आध्यात्मिक तो है ही, भगवान का प्रेजेंस तो है ही वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल भौतिक स्तर पे ही बताएं, बहुत शांति फील होगी। जैसे आप जगन्नाथपुरी टेम्पल जाना कभी,
जगन्नाथपुरी टेम्पल। जगन्नाथपुरी टेम्पल कभी आप जाओ तो पूरा परफेक्ट बना हुआ है, आपको वहाँ जाते इतनी खुशी होगी। ऑब्वियसली जगन्नाथ जी हैं तो उनका प्रेजेंस ही अपने आप में इतना ब्लिस देने वाला है। बट मैं भौतिक पक्ष रख रहा हूँ, आई एम पुटिंग अप मेटल साइड ऑफ द थिंग्स। तो ऐसे बनावट है, ऐसी ऐसी चीज़ें एकदम परफेक्ट बनी हुई हैं वहाँ पे, तो सारे वास्तु के नियम को फॉलो करती हैं। तो एटलीस्ट मानसिक पीस, दैट्स वन थिंग। और द संस्कृत एक लैंग्वेज, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, नासा के एक वैज्ञानिक ने लिखा था, एंड ही वाज टेलिंग कि अगर आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोडिंग करते हो संस्कृत से, सो इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ कोडिंग, क्योंकि द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज जो वर्ल्ड में है ना, और जहाँ से सारी लैंग्वेजेस डिराइव की गई हैं, वो संस्कृत है। अब संस्कृत किसी सबने पढ़ी है 10th तक, सबने किसी ने पढ़ी 10th तक संस्कृत? हाँ, बहुत लोगों ने आप सब पढ़नी है। अब देखो संस्कृत में कोई भी चीज़ लिखो, आगे पीछे कुछ भी करके लिखो, उसका सेंस एक ही बनता है ना। जैसे कि अहम पूर्वम दिशम गच्छामि, मान लो इतना बोला आपने, अब इसको आप कुछ भी कहो, गच्छामि अहम पूर्व दिशा, इस तरह से कर दो, या दिशा पूर्वम गच्छामि हम, या अहम गच्छामि, एनीथिंग। इफ यू जस्ट रिप्लेस द लेटर्स फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर, इट मेक्स द सेम सेंस। अब आप लिखो इसी चीज़ को इंग्लिश में, आई एम गोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन, अब इसको चेंज करो, ईस्ट डायरेक्शन एम आई गोइंग, ये बन गया क्वेश्चन एक और अपने आप से क्वेश्चन बन गया। हाँ, ईस्ट डायरेक्शन आई एम गोइंग, इट डजंट मेक सच सेंस। और डायरेक्शन ईस्ट एम आई, इट डजंट मेक एनी सेंस। कहने का मतलब है सरल भाषा में कि ये एक सेंस नहीं बनाता, लेकिन वो एक लैंग्वेज ऐसी सेंस बनाती है। इसके अलावा हमारे जितने शास्त्र, जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, ऑलमोस्ट उसी भाषा में लिखे गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज आप जाओ बिना खाद के, है ना, और बिना पेस्टिसाइड्स के अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, इतना महंगा है, कम से कम 100 रुपये किलो चावल मिलेगा आपको, 150 रुपये आटा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। क्यों इतना महंगा है? ऑर्गेनिक है, उसके आगे नाम लिख दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखने का मतलब है कि जो आप आज से 200-300 साल पहले करते थे ना, वही चीज़ आज कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं उसमें? खास करके पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हम यूरिया वगैरह खाद नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम नेचुरल तरीके से कर रहे हैं। उसकी इतनी डिमांड है। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? आज से 200-250 साल पुरानी, जहाँ हर घर में खेती करते थे लोग, सब कुछ करते थे। कहने का अर्थ है कि अब ये चीज़ें बहुत वो पकड़ रही हैं, अपने आप में एक टूल पकड़ रही हैं, एक सिग्निफिकेंस पकड़ रही है लाइफ में। क्यों? क्योंकि अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि इतनी मॉडर्न एडवांसमेंट के बाद हम लोग कहीं नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है ना। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। इसमें महारानी कुंती बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ें बताती हैं। शी सेज so she says इमे जनपदा श्रद्धा सुपोक वशादिरुद्ध वनाद्रियदुन्वंतो ही वदंतो तो विक्षिते। और इस कह रहे हैं कि भगवान, ये जो सारी के सारे शहर हैं, ये गांव हैं, और इन सब के अंदर अगर हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारा ग्रेन्स है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और नदियों में पानी भरा हुआ है, और पहाड़ों में मिनरल्स भरे हुए हैं, नदियों में और तालाबों में बहुत सारे वेल्थ भरे हुए हैं, ओशंस में। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपकी कृपा से, बिकॉज ऑफ योर ग्लांस। क्योंकि हम ये वैदिक साइंसेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे वैदिक साइंस में अगर भगवान को लेकर नहीं आएंगे बीच में ना, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा वहाँ पे। ये सारा का सारा सिस्टम वहीं पे फेल कर गया। अब ये सब चीज़ें भारत में ऐसा नहीं अभी नहीं है, ये सब चीज़ें भारत में बहुत पहले से हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं इतना लोग इसको वैल्यू कर पाते हैं? बिकॉज दे मिस द पर्पस बिहाइंड दीज थिंग्स। इसके पीछे पर्पस नहीं डिफाइंड है। अच्छा, अगर मैं आज वास्तु फॉलो करता हूँ तो क्यों फॉलो करूँ? मैं ऐसे घर बनवा लेता हूँ, दिक्कत क्या है? या मैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो करता हूँ, मैं क्यों फॉलो करता हूँ? बस हाँ भाई, मेरे तो नसीब में ऐसी बुरी बुरी चीज़ें होने वाली हैं, उसको अवॉइड करने के लिए फॉलो कर लूँ। नहीं, इन सब के पीछे का जो मेन लक्ष्य है क्या है? दैट्स कृष्णा। बिकॉज वी हैव टू प्रोग्रेस ऑन द 2 स्केल्स। हम सबको भौतिक स्तर पे भी आगे बढ़ने आना चाहिए, हाउ वी हैव टू एडवांस। एंड सेकेंड थिंग इज वी हैव टू ऑल्सो नो, वी हैव टू एडवांस स्पिरिचुअली ऑल्सो। आध्यात्मिक रूप से भी करना है, और साथ ही साथ से आपको भौतिक रूप से भी करना है एडवांस। उसके लिए ये सारे साइंसेस बहुत आपको मदद करते हैं, यू नो, और हायर साइंस। इसलिए प्रभुपाद एक पॉइंट कहते थे, एक भारतीय दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है।
लेकिन हमारे साथ नुकसान क्या है कि हम अपने साइंस को जब नहीं जानते ना, दुनिया भर हम कटोरा लेके घूमते हैं। कहीं मांग रहे हैं हमें न्यूक्लियर पावर दे दो, कहीं मांग रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी दे दो, कहीं मांग रहे हैं हमें ये दे दो वो दे दो। आपके घर में इतना कुछ पड़ा आपको पता नहीं। एक संस्था ने खाली योगा को, योग इन वैदिक साइंसेस में खाली एक ही एलिमेंट उठा लो, योग। योग भी पूरा योग नहीं है, समाधि तक का योग नहीं, खाली है ना, हाउ इट स्टार्ट्स, नियम आसन प्राणायाम, बस आसन प्राणायाम यही तक है, 4 चीज़। उसमें भी यम नियम में नहीं बोलते, खाली आसन प्राणायाम। और उसके ऊपर प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि तो छोड़ दो, जो योग का लक्ष्य है। आप सोचो खाली इतना करने मात्र से आज $1 बिलियन इंडस्ट्री हो। योगा सर्कल्स हैं बड़े बड़े वेस्ट में, लोग योगा सीख रहे हैं, योगा मैट्स हैं। सोचो आप, एक साइंस और साइंस के पीछे कितनी चीज़ें जुड़ गई, इतनी बड़ी मर्चेंडाइज चलती है खाली योगा मैट्स के नाम से। खाली योगा मैट्स के नाम से। एक वक्त बता रहा हूँ योग, उसी प्रकार से आयुर्वेद, इसी प्रकार से आप जितने भी एलिमेंट्स देखो, कितने मैं एक जो एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ पूरे विश्व विख्यात हैं वो, और बड़े बड़े लोग उनको रेफ़र करते हैं कि आप हमारे जन्म कुंडली को देखिए, कब राजा बनूंगा मैं, कब मेरा समय आएगा, ये वो, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बिकॉज जस्ट अ स्मॉल साइंस, इससे आध्यात्मिकता को लेना देना नहीं है। बट श्रील प्रभुपाद ने अल्टीमेट चीज़ दी हमें, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी दी सीधे जा करके। और आज देखो आप पूरे विश्व में देयर मोर देन 700 सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग, whether they are Christians, whether they are Muslims, whether they are any culture belong करते हैं, they all are accepting Krishna at their own stage. Now coming to the point, मैं ये पॉइंट आपको इसे बताना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था कि इसीलिए जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो इन चीज़ों के प्रति हमें एक बड़ी एप्रिसिएशन डेवलप करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो वैदिक कल्चर था, वैदिक साइंसेस थे ना, ये अपने आप में बहुत एडवांस थे। ऐसे नहीं थे कि कुछ ना गरीब पिछड़े लोग, अशिक्षित लोग, उन लोगों ने कुछ मनगढ़ंत बना लिया अपना, नहीं, बहुत ही साइंटिफिक था। जैसे कि अभी थोड़ी देर में आप जब जाओगे जंतर मंतर, सो यू विल सी द मार्वलस स्ट्रक्चर्स विच एक्सिबिट्स एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ होती है? बेसिकली कैलकुलेशंस, कैलकुलेट करना, हाउ टू कैलकुलेट थिंग्स। अब क्या कैलकुलेट करना, उसका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। देयर इज़ ए मूवमेंट ऑफ सन, सूर्य घूमता है। जैसे वैदिक साइंस में नॉर्मली, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक कॉस्मोलॉजी में खास करके इस चीज़ को माना जाता है कि पृथ्वी सेंटर पे है और उसके मेरू पर्वत और उसके किनारे किनारे घूमता है सूर्य। जैसे आज की क्लास में ही बता रहे थे ना मौलिक को कि 16,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है कौन? सूरज। हमने समय उल्टा पड़ा है और ऐसी उल्टा है भी नहीं। अगर कॉपरनिकस, गैलीलियो, इन सब के वर्जन्स को आप पढ़ोगे ना, तो उनका भी कहना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप इनको मेजर कर रहे हो। तो उनके मॉडल के हिसाब से उनका कहना है कि सूरज मध्य में है और 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन द सोलर सिस्टम बुक्स, राइट, 8, 9, 10। बट वैदिक एस्ट्रोनॉमी क्या कहती है? वो कहती है कि देयर इज़ ए 9 द्वीपर्स, जिसमें जम्बू द्वीप एक द्वीप है, उसमें भारत खंड एक जगह है, और भारत खंड में भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष, भारत खंड और इन्हीं जम्बू द्वीप के सेंटर से जाता है एक मेरू पर्वत। तो आप सबको जो बातें बता रहा हूँ आपको बहुत फेरी टेल की स्टोरीज लगेंगी, ये क्या फेरी टेल सुना रहे हैं, बट देयर आर रेफरेंसेस फॉर इट, आप उसको जाके कभी भी रेफर करके पढ़ सकते हैं। और मेरू पर्वत, और उस मेरू पर्वत को एक्सेस बना के सूरज जो एक चक्र पे चलता है, इसको संवत्सर बोलते हैं। अगर आप जानते हो कि हमारे जो पंचांग देखा है कि नहीं, घरों में आता है पंचांग पढ़ते हैं लोग, उसमें तिथियाँ निकालते हैं, तो उन पंचांगों में जो संवत्सर कहलाती है एक चीज़, तो संवत्सर कुछ नहीं है, सूर्य देव के चलने वाला एक पहिया, चक्का है, एक ही पहिए पे चलता है उनका पूरा रथ, और उसको कहते हैं संवत्सर। और वो चलता है मनोसत्तर पर्वत पे, और वो घूम रहा है 16,000 मील सेकंड की रफ्तार से मेरू पर्वत के किनारे किनारे। अब उसके मूवमेंट से क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसके मूवमेंट से आपका सनराइज और सन की सेटिंग, क्योंकि सूरज एक समय दिखता है, एक समय ओझल हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी, चेंज ऑफ सीज़न। अब सीज़न कैसे चेंज हो रहा है? अब आपको देखो धीरे धीरे जो सूरज है वो हमसे दूर जा रहा है इस समय, इट्स गोइंग अवे फ्रॉम अस। जब हमसे दूर जा रहा है तो ठंड बढ़ेगी। आप ठंड कैसे बढ़ रही है? और सूरज अब थोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ दिखेगा आपको,
जैसे फॉर एग्जांपल कभी ऑब्जर्व करोगे आप, लेट्स सपोज ईस्ट डायरेक्शन इज हियर, सामने सूरज है, ईस्ट एंड दैट इज साउथ, नॉर्थ एंड वेस्ट। अब क्या है, डायरेक्टली ईस्ट से वेस्ट नहीं जाता है सूरज ठंड के सीज़न में। अब ध्यान देना, थोड़ा सा उसका सर्न शिफ्ट होता है और वो ऐसे करके ऐसे जाएगा स्लांट में, है ना। देखा किसी ने ऑब्जर्व किया इस चीज़ को? हमने तो पढ़ा है कि ग्लोब माई टिल्टेड है 6.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पोल से, लेकिन ओके दैट कुड बी जो हम पढ़े आए हैं, लेकिन इट सेज कि जब वो दक्षिणायन जाता है ना, हमसे दूर जाता है, तो सूरज दक्षिण दिशा में दिखता है, दैट हेमिस्फीयर दूर जाता है, ठंड लगती है, दैट्स व्हाई वी फील कोल्ड इन दिस सीजन। और धीरे 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 जैसे जैसे 14 जनवरी के आसपास का समय होता है, तब सूर्य उत्तरायण होता है। वो वही समय था जिस समय पे भीष्म देव ने समय डिसाइड किया था बॉडी लीव करने का अपना, क्योंकि बताते हैं योगी जन जब उत्तरायण में शरीर त्यागते हैं तो ऊंचे लोगों में जाते हैं। हम योग वोग नहीं कर रहे हैं, अब हमारे हाथ में मृत्यु नहीं है। कल को हम भी सोचे हम भी भीष्म देव की तरह कोई मर रहा है बोले हम भी उत्तरायण के समय शरीर छोड़ेंगे, हमारे हाथ में थोड़ी मृत्यु कब आएगी कुछ पता नहीं है। भीष्म देव हैज़ दैट साइंस, उनको पता था, इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको, कि वो उत्तरायण का वेट करते थे, क्योंकि जो पूरा का पूरा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की भूमि पे, वो तो मोक्षता एकादशी के समय से ही पूरा शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद करीब 54 दिनों तक बाड़ों की शैया पे लेटे थे भीष्मदेव, और फिर उनका सूर्य जब उत्तरायण हुआ था तो उन्होंने शरीर त्यागा था। दैट्स अ साइंस, दे न्यू इट, बिकॉज इन सब चीज़ों का फैक्टर हम सबके जीवन में डिपेंड करता है। जैसे अभी जस्ट आप सबने जो परपट पढ़ा था, उस परपट में आपने एक चीज़ देखी थी और उसमें देखा था आपने इस बात को कि बताते हैं हमारा हर किसी का बर्थ होता है ना, हम सबका जन्म एक पॉइंट पे हुआ है, तो वो जन्म जब होता है एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे होता है, और वो सब स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम हमारे डेस्टिनी को डिसाइड करती है। ये और डेस्टिनी डिसाइड करती है नहीं, डेस्टिनी डिसाइडेड है, डेस्टिनी में होगा क्या उसको दिखाती है। जैसे कि ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट्स में जाते हैं ना, तो अभी लाल बत्ती हो गई, ग्रीन बत्ती हो गई, येलो हो गई, तो उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, रोकते हैं। सिमिलरली हमारी डेस्टिनी दर्शाती है कि डेस्टिनी कंट्रोल करती है, ध्यान समझिएगा। दे नेवर कंट्रोल द डेस्टिनी, दे जस्ट शो यू योर डेस्टिनी। इसलिए कि लोग रेफर करते हैं कई बार इसको देखने के लिए कि भैया भविष्य में क्या होने वाला है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है ना, उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो एस्ट्रोनॉमी से होती है। और राजा जय सिंह का एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपने सीधे सिटी पैलेस के सामने ही जंतर मंतर बनवाया। क्यों? क्योंकि पहले के राजाओं को भी ऐसे इंटरेस्ट होते थे, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिज्ञासा एक ऐसी चीज़ होती है जीवन में हमेशा आपको प्रेरणा देगी और आगे जानने के लिए, और आगे जानने के लिए। व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है, इसके बाद क्या है, इसके आगे क्या है। और उन्होंने पूरा का पूरा ऑब्जर्वेटरी बनाया है। तो व्हेन यू गो देयर यू विल फाइंड मेनी डिटेल्स। 13 करीब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सन डायल होते हैं, सन के शेडो से मेजरमेंट करते हैं टाइम का, डायरेक्शन डायल्स होते हैं। उसके बाद एक्लिप्सिस, आज बैठे बैठे आज से 500 साल बाद कब सूर्य ग्रहण लगेगा ये बता सकते हो आप। दैट सिंपल कैलकुलेशंस। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया सुनो ना, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बस वही चीज़ है। निकाल के आपको सूरज की मूवमेंट मेजर करनी है। कैसे तय करते हैं सूरज की मूवमेंट मेजर करने के लिए? शेडोज़ होते हैं, वहाँ जाओगे आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं शेडोज़, और उन शेडोज़ को मेजर करके, लेंथ मेजर करके वो एंट्रीज करते हैं। और वो एंट्री करने के बाद पीछे आके उसकी कैलकुलेशंस होती हैं, और वो कैलकुलेशन निकालने के बाद टाइम में प्रोजेक्शंस होते हैं कि इस समय आने वाले समय क्या होगा, इस समय क्या होगा, इस समय कैसे होगा, क्या होगा। जैसे आज कौन सी तिथि है? एकादशी है। कौन सा मास चल रहा है ना? कार्तिक कहाँ गया? कार्तिक से पहले क्या आता है? अश्विन, अश्विन मास। कार्तिक से 4 दिन पहले हम कभी अश्विन मास में, और एकादशी की तिथि। और कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष है। ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, शुक्ल पक्ष, एकादशी और अश्विन मास। अब इसका पर्टिकुलर नक्षत्र होगा, आज पंचांग नहीं है मेरे पास तो पंचांग खोल के देखना पड़ता, तभी कोई नक्षत्र होगा प्रॉपर। अब इन सब चीज़ों में आप पर्टिकुलर कोई चीज़ करते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होता है लाइफ में, यह पूरा का पूरा साइंस में समझाया जाता है। और उसकी जो रूट कैलकुलेशन से कहाँ से आती हैं? ऐसे एस्ट्रोनॉलॉजी का जगह से आती है। इनके पास टेलीस्कोप नहीं, वो दूरबीन से देख रहे हैं तारा, क्या दिख रहा है उसमें? तो तारा देख के क्या करोगे आप? कुछ नहीं। आपको आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? प्रभुपाद एक चीज़ कहते थे, इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन किया हमने, इतना स्पेस एक्सप्लोरेशन किया, लेकिन सैटेलाइट और कुछ और चीज़ों के अलावा कुछ और ज़्यादा काम में निकला नहीं।
कुछ और चीज़ों का। सेटेलाइट्स में भी क्या है, कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका मिलिट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको, स्पाइस कैमरेज स्पाइस में यूज़ किया जाता है, ऐसे गिनती की कुछ और चीज़ें होती हैं। लेकिन एक सूरज का मूवमेंट, उस सूरज के मूवमेंट से रिलेटेड है चंद्र का मूवमेंट, और उसके बाद 9 प्लैनेट्स जो इंडिकेटर्स होते हैं लाइफ के, उनसे आपके जीवन में क्या हो रहा है ये पता चल सकता है। वेरी पर्सनल, हम सबके जीवन में क्या क्या हो रहा है वो एक एक कैलकुलेशंस करके आप दिखा सकते हो, बता सकते हो। लेकिन वो कैलकुलेशंस करेंगे कैसे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ, और कुछ नहीं। अब किसी को कुछ नहीं समझ आएगा क्या है, सीढ़ी बनी, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी उतर रहे हैं, लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं वहाँ पे तो नहीं समझ में आएगा क्या है। तो अभी जाएंगे कहाँ गए, चैतन्य जीवन रूप साथ में, तो ही नोज समथिंग, कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे वहाँ के बारे में आप सबको। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो एक वैदिक साइंस का एक फैक्टर जो एस्ट्रोनॉमी है उसको हम अप्रिशिएट करें। फिर आगे हमारा प्लान है भविष्य में कभी आपको गौशाला भी ले चलेंगे, जब आप वापस वहाँ जाओगे अब दिल्ली, वहाँ ग्रुप्स में जाएंगे, इतने बड़े लोग इतने ग्रुप में तो नहीं जा पाएंगे, मे बी 15-20 स्मॉलर ग्रुप्स, देन विल सी द ग्रेटनेस ऑफ मदर काऊ। और उसी प्रकार से ऐसी कई और चीज़ें हैं सिखाने के लिए आप सबको, जिनके प्रति हम सीखना तो हमारे लिए मुश्किल है, बिकॉज अब हम इतना बड़े हो चुके हैं, तो बचपन से सीखते तो समझ में आता, लेकिन एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं इसको, और कितनी अच्छी चीज़ है, अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वैदिक साइंस कितना बड़ा साइंस होता है। ठीक है, आई विल जस्ट स्टॉप हियर, अदरवाइज वहाँ लेट हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक अप्रिशिएटिंग द वैदिक कल्चर, उसको अप्रिशिएट करना, उसको अपने जीवन में कम से कम थोड़ा जानने की जिज्ञासा, और साथ ही साथ थोड़ा अप्रिशिएट करना कि लोग कुछ कर रहे हैं ना। तो हमारा वैदिक साइंस कोई ऐसे गया गुजरा साइंस नहीं था, बहुत बड़ा साइंस था। दुर्भाग्य की बात है कि उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोगों को नहीं पता ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ का आज यूटिलिटी कम दिखती है हमें लाइफ में। और दूसरा भी एक पूरी एक मोनोपोली और पूरा का पूरा एक कंट्रोल और होल्ड है मॉडर्न साइंस का, इसलिए आप इन बातों को ज़्यादा खुल के कर नहीं पाते, ना कह पाते हैं। यस सर। ओके, सो इज बेसिकली पॉइंटिंग आउट कि ये जो चीज़ें अभी आप पढ़ते हैं मॉडर्न साइंस में, दिस ऑल हैज़ बीन डिस्कवर्ड लॉन्ग बैक, और कई साइंटिस्ट के नाम प्रभु ने बताया, गैलीलियो वगैरह के, कि इन्होंने भी ट्रुथ्स को रिकन्फर्म किया था। बट आई एम सेइंग कि वी डोंट हैव टू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द मॉडर्न साइंस दैट वी आर राइट, है ना। प्रभुपाद को अपनी बात को कहने के लिए किसी साइंटिस्ट के आगे सर्टिफिकेशन नहीं लेना पड़ा, करके दिखा दिया, लोगों के अंदर परिवर्तन आ गया, काम खत्म। तो कहने का अर्थ है कि हमें वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मॉडर्न साइंस टू एक्नॉलेज दिस। आज हम दुनिया को साइंस के मुंह पे कड़ा तमाचा मारने जा रहे हैं, TUVV खोल करके, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। उस मंदिर का नाम प्रभुपाद ने मायापुर में जो मेन टेम्पल बन रहा है, उसका नाम प्रभुपाद ने ये नहीं रखा राधा कृष्ण मंदिर, पंचतत्व मंदिर या मायापुर चंद्रोदय मंदिर। देखिए वेरी मॉडर्न नेम, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। एकदम इतना विशाल मंदिर, इतना विशाल मंदिर कहीं नहीं है अपने सनातन धर्म में। पहला जो चर्च है दैट इज़ इन द पोप, वेटिकन सिटी, जहाँ वेटिकन सिटी में जो पोप बैठते हैं, उसके बाद का सबसे बड़ा रिलीजियस मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है दैट इज़ TUVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। और उसको बना क्या रहे हैं,
उसमें चलो डीटीज तो हैं ही, सब कुछ इंस्टॉल तो है ही, उसके बीचों बीच इतना बड़ा शैंडलियर बना रहे हैं, शैंडलियर स्ट्रक्चर में, इसमें दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सल मूवमेंट कैसे होता है, यूनिवर्स है कैसा, हाउ इज़ दिस यूनिवर्स। आज तक यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को कोई समझ नहीं पाया है, उसको दिखा रहे हैं एकदम मध्य में बीचों बीच। इसीलिए ये अपने आप एक रेवोल्यूशन है। और एक भक्त ने जब पूछा था, जिन्होंने डिज़ाइन दिया था इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे, उन्होंने बताया था कि पीपल विल क्वेश्चन अस, हमसे पूछेंगे क्या ये आपने बड़ी बड़ी बंडलबाजी वाली बातें बता रखी हैं, हमने तो उल्टा ही पढ़ रखा है कि सूर्य मध्य में है, 9 प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, तो व्हाट यू हैव मेड दिस स्ट्रक्चर को आपने बना रखा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो जो महाराज थे गानी स्वामी महाराज बहुत अच्छा बताते हैं, बोलते हैं नाउ द पीपल हैव टू रियली क्वेश्चन देयर फेथ, उनको अपने फेथ पे क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जो अब तक ब्लाइंड फेथ आपने हर जगह रख रखा है, इवन विज्ञान में रख रखा है, उसको भी आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। यू हैव टू क्वेश्चन देम ऑल्सो, वाई यूर क्वेश्चनिंग स्पिरिचुअलिस्ट ओनली। लोग खाली क्वेश्चन करते हैं कि स्पिरिचुअलिस्ट की दिखाओ भगवान है, तो भगवान को देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। हम कहते हैं आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप दिखाओ तो मान लें, है डार्क मैटर दिखा दो, बिग बैंग दिखा दो, है ना, ये दिखा दो, ये वो दिखा दो, कुछ नहीं है दिखाने के लिए, यू आर जस्ट ब्लफिंग एंड यू आर जस्ट ब्लफिंग इट एंड यू आर ब्लफिंग फॉर मेनी ईयर्स। हाँ, आपने एक चीज़ अच्छी की है, आपने इस मैटर को इतना अच्छे मैनिपुलेट किया है कि मनुष्यों की सुविधाओं के लिए बहुत चीज़ें दे दी, बट दैट इज़ नॉट कॉल्ड साइंस, दैट्स लाइक वन डेरोगेशन फ्रॉम साइंस। लेकिन उसका भी अब हमें दिख रहा है हार्मफुल इफेक्ट। कैसे हार्मफुल इफेक्ट? कल ही हमारे सड़क पे बात हो रही थी, अब सड़क की बात करते हैं। वो राजा ने सड़क बनाई अपने महल के बाहर आज से 1000 साल पहले, आज तक नहीं टूटी, कोई नया उसका टेंडर नहीं निकला, कोई नए ठेकेदार लोग नहीं आए उसका टेंडर डालने के लिए नहीं, हर साल सड़कें टूट रही हैं, डामर डालो फिर टूटेगी, फिर डालो, फिर रोलर चलाएंगे। सिविल इंजीनियर कैसे काम करेगा? तो बार बार रोड टूटेगी, बार बार बनेगी, बार बार टूटेगी, बार बार बनेगी, तभी तो डेवलपमेंट लगेगा ना। संसार में डेवलपमेंट हो रहा है, तो 1000 साल में ऐसा बना दिया, टूट ही नहीं रहा है, डेवलपमेंट क्या करें अब आगे हम आपको कोई काम ही नहीं रह जाएगा आगे करने के लिए। नहीं, उनके पास फिर आगे स्पिरिचुअल कॉज है, स्पिरिचुअल कॉज के लिए वर्क करेंगे। अब अभी बिजली को लेकर इतना कुछ चल रहा था ना, कोयला खत्म, कोयला खत्म, कोयला खत्म, ठीक है, आज नहीं खत्म तो कभी तो खत्म होगा ही होगा, है ना। पेट्रोल खत्म होगा ही होगा। आज 110 रुपये लीटर तेल है यहाँ, 110 लीटर पेट्रोल है शायद, मेरे ख्याल से पेट्रोल है ना, 110 लीटर पेट्रोल है। आप सोच इतना महंगा, और आने वाले टाइम में वो भी ख़त्म, फिर कुछ नया निकलेगा। तो सिविलाइजेशन अगर आप देखो ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है इस हिसाब से ना, ठीक है, आविष्कार भी हो जाएगा, कुछ नई चीज़ भी आ जाएगी, पता नहीं क्या क्या होता रहेगा। भगवान तो मेंटेन करेंगे इस दुनिया को कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो भगवान ने एक परमानेंट वे ऑफ नॉलेज दी है ना, बेस्ट इज़ टू अप्रिशिएट दैट, उसको अप्रिशिएट करना, उसको अपने लाइफ में बताना।